नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। हम लोगों ने अध्याय 2 के मतलब कि नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 के आज हम पार्ट 2 में हैं और पार्ट 1 में हमने ये सब जान ली कि हमको इसमें क्या क्या समझना है, कौन कौन से अध्याय बहुत मतलब कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है इस अध्याय में, और इस अध्याय का उद्देश्य क्या है इसका मतलब हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो मैंने उसमें इस अध्याय से पहले वाले में बताया था बर्लिन की दीवार के बारे में, और बर्लिन की दीवार का क्या तात्पर्य। बर्लिन की दीवार को मैंने अध्याय 1 में भी बताए हैं और अध्याय 2 के पहले पार्ट में भी। और ये बर्लिन की दीवार बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मतलब विश्व के इतिहास के मध्य को देखे तो भी जरूरत है और शीत युद्ध में कोल्ड वार में भी जरूरत है, दो युद्ध था। इस अध्याय में भी बर्लिन की दीवार का एक महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। तो आज देखिए, आज हम लोग इसके पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा इसमें क्या है, नंबर 1 सोवियत प्रणाली क्या है। मतलब कि वर्ष सोवियत प्रणाली क्या है। ठीक, मतलब व्हाट इज सोवियत सिस्टम। इंग्लिश में देखें तो इसका यही हेडिंग रहेगा, व्हाट इज सोवियत सिस्टम। और अगर इन सोवियत सिस्टम को समझना है तो उससे पहले हम बर्लिन की थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, उसके बारे में थोड़ा और भी हरू परिचित करा दूं। तो देखिए बर्लिन की दीवार जो है ये जो है जर्मनी में थी। बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है थी। तो वहाँ पे जब वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद से क्या था कि जर्मनी हार गई थी। तो उस पर जो है मतलब कि वो जो है जर्मन जो 2 भागों में बांट दिया गया था। एक पश्चिमी जर्मनी कहला रहा था, एक पूर्वी जर्मनी कहलाया था। ये अब इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो जो पश्चिमी और पूर्वी के बीच में जो रेखा बनी, जो दोनों के मध्य, यही है बर्लिन में बनी और बर्लिन की दीवार कहलाई। और इसकी बता दें कि इसकी दूरी जो थी लगभग 150 किलोमीटर थी। और इसे जो है जनता द्वारा जब इसका विद्रोह किया गया, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो इसे तोड़ दिया गया। और इसे किस दिन तोड़ा गया ये भी तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। ये था हमारा बर्लिन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बताई मैंने। अब अगर हमको इसको समझना है तो इसके लिए हमें इन 4 चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर ये 4 चीज़ें जान गए तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए। पहला है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति हुई क्यों थी। अभी तक रूस की क्रांति हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ जो है रूस की क्रांति से बना। तो आखिर क्रांति हुआ ही क्यों था, रूस की क्रांति क्यों हुई थी, क्या रीजन था। और दूसरे में अगर हम बात करें, दूसरी चीज आपने सुना होगा कि रूस की क्रांति में लेनिन व्लादिमीर लेनिन, इनको लेनिन ही कहा जाता है, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन की इस क्रांति में तथा सोवियत प्रणाली में क्या भूमिका रही, ये हमको जानना है। नंबर 3 सोवियत प्रणाली की
आर्थिक स्रोत क्या थे? क्या थे? और अंतिम में जानना है किसकी राजनीतिक सिस्टम क्या थी? सोवियत प्रणाली की, मतलब कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? अगर हमें ये चार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मेरा, अगर हम इन चार को जान जाए कि रूस में जो क्रांति हुई थी वो हुआ ही क्यों था, उसको आखिर होने के पीछे उसका क्या रीजन था, और लेनिन की इस क्रांति में क्या भूमिका रही। बहुत सुनते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई लेनिन ने जो है सोवियत संघ का वो किया था, गठन किया था, कैसे किया था, और इस क्रांति में उन्होंने इस क्रांति को मोर्चे को संभाल रखा था। क्या था सोवियत प्रणाली के आर्थिक स्रोत क्या थे? आखिर ये सोवियत संघ इतनी कैसे, मतलब कि इसके पास आखिर ऐसा क्या इकोनॉमिक पावर था या आर्थिक शक्तियां थी जो ये पूरे विश्व में के वर्चस्व में बढ़ता गया, और क्या रीजन था, मतलब ये सब जानना है। और इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, मतलब ये इस सोवियत संघ की ऐसी क्या व्यवस्था रही कि इसको खत्म होना पड़ा, विघटन होना पड़ा। हालांकि विघटन के बारे में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इन्हीं सबको जानना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूस की क्रांति की, मतलब कि रूस की क्रांति क्यों हुआ था, इसके पीछे का क्या रीज़न था, तो मैं आपको बता दूं कि रूस की क्रांति में, मतलब कि जो रूस की क्रांति विश्व की सबसे बड़ी क्रांति मानी गई। यह क्रांति विश्व की सबसे बड़ी क्रांति मानी गई। आप मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिए, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। इस क्रांति से रूस में राजशाही शासन समाप्त हो गया। मतलब कि जब ये क्रांति हुआ था, इस क्रांति में से क्या था ना कि 1917 की क्रांति से पहले की जो वहाँ पे था वहाँ राजशाही तानाशाही की शासन चलता था, जो कि जनता को मतलब कि अच्छा नहीं लगता था। एक तरह से कहा जाए तो जनता उससे खुश नहीं थी। तो जब ये रूस की क्रांति के पीछे का यही रीज़न है कि वहाँ पे पूंजीवादी, मतलब कि जो पूंजीवादी, मतलब कि जो सबका अधिकार रहता था, मतलब कि सब जो है जो जिसको जो मन करे, मतलब कि एक तरह से कहे तो एम्प्लॉयज़ कहा जाए या एक तरह से कहे तो कंपनियां थी, उद्योग थी, ये सब अपने अपने अधिकार में थे और गरीबों को वहाँ कुछ सहारा नहीं मिलता था। यही सब रीज़न था। तो वहाँ पे क्या था कि रूस की क्रांति से ये समाप्त हो गया, इसका राजशाही समाप्त हो गया। और इसी क्रांति से विश्व में पहली बार साम्यवादी व्यवस्था आई। रूस की क्रांति में ही जो है विश्व में सब पहली बार साम्यवादी व्यवस्था आ गई कि साम्यवादी शासन, मतलब कि अगर माना जाए कि विश्व में साम्यवादी शासन कहाँ सबसे पहले आता है तो वो इसी क्रांति के कारण आता है कि साम्यवादी व्यवस्था लागू कर दी गई, समाजवाद हुआ। नहीं तो उससे पहले तो सब पूंजीवाद थे, अमेरिका पूरी तरह पूंजीवाद था और रूस जो है वो सोशलिस्ट, मतलब कि सोशलिज्म था, सामाजिक दृष्टि समाजवाद था। आपको बता दें ये जो क्रांति हुई थी ये 2 भागों में हुई थी। ये नहीं कि ऐसा नहीं था कि क्रांति शुरू हो गई तो फिर क्रांति पे क्रांति होती, कि ये क्रांति जो है 2 भागों में हुई थी। इसको मतलब कि 2 पार्ट में। इसके पहले पार्ट में क्या हुआ था कि ये जो तानाशाही राजशाही था ये समाप्त होता। ये मार्च 1917 में पहली क्रांति, मतलब कि पहले भाग में हुआ था। इसका पहला भाग मार्च 1917 में हुआ था, जिसको, और उस समय की सबसे बड़ी चीज लेनिन, अभी मैं लेनिन की जब इस पे आऊँगा तब बात करूँगा, अभी मैं एक की बात बता रहा हूँ। लेनिन द्वारा जो है इस मोर्चे को पूरा संभाला गया था। अभी हम उदाहरण के माध्यम से बताएं तो जैसे अभी वर्तमान में क्या है, कोरोना चल रहा है, हाँ कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि अब तो लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है, खुल रहा है।
तो जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, तो समझ लीजिए कि बस उसी तरह की उस क्रांति में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो लेनिन की थी। तो और इस क्रांति में मतलब दो भाग में हुआ था। एक भाग मार्च 1917 में हुई, जिसमें राजशाही शासन समाप्त किया गया। राजा मतलब वहाँ के जो शासन थे उनको वहाँ पे जवाब देना पड़ा और वहाँ से त्याग पत्र दे के हटना पड़ा। फिर उसके बाद 1917 में मतलब कि 1917 में जो दूसरे भाग की क्रांति अक्टूबर में हुआ था, और जिसके बाद से वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था लागू करी गई थी। हालांकि अब हम चले रूस की क्रांति की बात करेंगे तो इसका टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए हमको इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। कभी मैं फुर्सत में रहूँगा तो एक इस पे स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, मैं बना के डाल दूंगा। इसी क्रांति साथियों, इसी क्रांति से मतलब कि जो नई आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक नीति लागू हुई। और नई आर्थिक नीति में क्या हुआ कि जब ये रूस की क्रांति आई तो इसमें 3 तरह के लोग आए। पहला 3 तरह से लोग आए, मतलब कि इसमें जो है 3 वर्गों में लोगों को बांट दिया गया है। 3 वर्गों में लोगों को इस क्रांति के बाद बांट दिया गया। पहले वर्ग में कुलीन वर्ग आती थी। कुलीन वर्ग के लोग आया करते थे। कुलीन वर्ग के मतलब कि ऐसे लोग जो, आप कुलीन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो मलिन या कुलीन कहा जाए, जिसको स्लैब्स कहा जाता है, सॉरी स्लैम्स कहा जाएगा उसको। दूसरे वर्ग में वो लोग आते थे जो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग में आया, उच्च वर्ग के लोग आया करते थे। और तीसरे में जो है कृषि वर्ग के लोग आया करते थे। कृषि वर्ग रहे या श्रमिक रहे, जो मजदूर लोग रहा करते थे। लेकिन आपको बता दें कि इस साम्यवादी व्यवस्था से वहाँ की जनता उस समय अत्यधिक खुश हो गई थी। और अभी मैं इसकी जब आर्थिक व्यवस्था के बारे में, जब मैं इसके तीसरे वाले बात करूँगा, आर्थिक स्रोत क्या थे, तब आपको मतलब बताएंगे कि हाँ इसका इकोनॉमिक पावर कितना मजबूत क्यों हुआ था। तो ये था मतलब कि हमारा रूस के क्रांति से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि आपको जानना जरूरी है क्या इससे ये चीज़ें हुई है। अगर अब हम बात करें लेनिन की भूमिका की इस क्रांति में और सोवियत संघ में, और तो लेनिन ने क्या किया कि इस मोर्चे को संभाला। और ये इन्होंने इस मोर्चे को पूर्णतः संभालते हुए, जब ये सब पहला भाग जब इसका मार्च में हुआ, तो जब दूसरे भाग में साम्यवादी व्यवस्था, तो उन्होंने सोवियत संघ का गठन किया, सोवियत रूस। और अगर हम बात करें सोवियत रूस को, ये देखिए सोवियत का अर्थ क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए सोवियत का मतलब होता है परिषद या नई योजना या नया संगठन। इसे परिषद के नाम से आप जानिए कि इसका अर्थ है परिषद। ये एक रूसीय भाषाई शब्द है, जिसको अगर हिंदी में देखें, अपने तरफ देखें तो परिषद। आज भी रूस में परिषद को सोवियत के ही नाम से जाना जाता है। वहाँ पे सोवियत के नाम से लोग संबोधित करते हैं। तो लेनिन द्वारा क्या किया गया था कि ये जो इन्होंने जो है सबसे पहले कब एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। और आपको बता दें पूरे सोवियत संघ में, वहाँ रूस में एक ही पार्टी थी, उसके खिलाफ मतलब कि उसके विरोध में या उसको टक्कर देने के लिए दूसरी कोई पार्टी नहीं आई। अभी अपने देश में क्या है कि कई पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है, ऐसे अन्य तमाम प्रकार के, आम आदमी पार्टी है, अगर नीतीश का देखें तो आरजेडी है। इस तरह से मतलब बहुत से पार्टीज हैं अपने देश में। लेकिन वहाँ पे खाली एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका उद्देश्य था कि जनता को किसी भी प्रकार की कमी ना हो। तो यह जो है यह पार्टी जो है 1917 में जब दूसरा भाग हुआ अक्टूबर का, मतलब कि अक्टूबर 1917 में जब रूस की क्रांति का दूसरा भाग आया, उसमें इस पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी से सोवियत रूस और सोवियत संघ की मजबूती मिली, मतलब कि यहीं से लहर शुरू होती है। और सोवियत सिस्टम का मेन यही है कम्युनिस्ट पार्टी। यदि हम आपको बता दें तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही जो है इन्होंने
सोवियत संघ का गठन किया। मतलब कि कहा जाए कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ की पूरी तरह गठन करती है और बनाती है। इनकी भूमिका में देखें तो रूस की क्रांति में जो है इन्होंने पूरे मोर्चे को जो संभाल रखा था। सबसे बड़ा इनका तात्पर्य ये था कहने का करने का कि इसके बाद से जो है अब वहाँ पे शासन में जो है सब सारा जो अपना उद्योग वगैरह थे, छोटी छोटी चीज़ें थी, उन सब पे सरकार ने अधिकार कर लिया और सबको एक समान में कर दिया। ये नहीं कि यहाँ पे कोई हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास इतनी रहे पैसा, मैं इतना धनवान हूँ, कुछ नहीं, बस सब बराबर हो गए। तो इस तरह से इनका कार्यक्रम चला और इन्होंने लेनिन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सोवियत सिस्टम में देखें या सोवियत रूस की क्रांति में तो खाली इन्होंने, और सोवियत संघ में देखें तो और भी 2-3 नेता आते हैं। जैसे एक तो पहले सबसे पहले लेनिन आते हैं। लेनिन ने जो है 1917 से 1922 तक सोवियत मतलब कि रूस की क्रांति को और सोवियत रूस को संभाला और सोवियत रूस के ये गवर्नर अध्यक्ष बने रहे। 1922 से 1924 ये 2 वर्ष जो है ये सोवियत संघ USSR के हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि मुख्य अध्यक्ष रहे। और 1924 में इनकी 21 जनवरी 1924 को इनका देहांत हो गया। ये थी इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं। अब यदि हम बात करें सोवियत सिस्टम की आर्थिक स्रोतें क्या थी, तो इसके बारे में मैं आपको खाली एक पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको छोटे छोटे 4-5 पॉइंट नोट करा दे रहा हूँ, आप इन्हीं पॉइंटों को समझिए और जानिए और इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम इसमें बात करें तो देखिए इसमें बहुत ही कम समय मतलब कि बहुत ही कम संसाधन में और सबको बहुत बड़ी जनसंख्या को नियंत्रण किया गया। सोवियत को देखें तो जो रूस थी हमारे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, मतलब कि सबसे बड़ा भूभाग है, भू क्षेत्र से किसी देश का सबसे बड़ा है तो वो है हमारा रूस का। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है संसाधन वगैरह क्या थे कि अगर हम आर्थिक स्रोतों की बात करें तो शुरुआत में जब सोवियत संघ बना 1917 मतलब कि 1917 में जब हुआ क्रांति हुई, क्रांति के बाद सोवियताई रूस आई और फिर जब सोवियत संघ का गठन किया गया तो इसमें कुल 15, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रही है, 15 देशों के मिलने से बना। हालांकि ये 15 देश बहुत अभी तुरंत नहीं मिले, शीत युद्ध में कोल्ड वार जब 1935 विश्व युद्ध के बाद जब बढ़ते गए तब मिले, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था। और इसमें अगर आर्थिक स्रोत की बात करें तो ये शुरुआत में जो है सबको एक समान कर दिया और सब पे मतलब कि जितने उद्योग कारखाने जो भी रहा करते थे वो सब पे कब्जा कर लिया और सबको मतलब कि सरकार के हिसाब से काम करना पड़ा। सरकार वहाँ निर्धारित करेगी और वहाँ एक ही सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये तय करेगी कि हाँ कौन रहे कैसे रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी में जैसे नौकरशाही थी, तानाशाह खत्म हो चुका था, अफसरशाही थी, अफसरों की वहाँ बोलबाला थी इस पार्टी की। ऐसे ही चलता रहा। और अगर हम बात करें, आपको एक चीज़ और बता दें इस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण, इस पार्टी में जो है 1929 में मतलब कि सबके लिए, सारे जनता के लिए एक वो शुरू किया है, मतलब कि इन्होंने जनता के लिए जो है महत्वपूर्ण संसाधन लागू किया। उन संसाधनों में उन्होंने सबको एक समान करने के लिए एक है, मतलब हम बता रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, राइट टू वर्क, हाँ राइट ऑफ वर्क, RIGHT, राइट ऑफ वर्क। सबको काम का अधिकार प्राप्त हो गया है।
मतलब कि सबको जो है काम का अधिकार दिया वहाँ पे। आपको बता दें, अगर अमेरिका के बाद देखा जाए तो सोवियत संघ यह एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली थी, मतलब कि यह एक ऐसा संघ था जो कि सुई की नोक से लेकर कार तक का ये उद्योग, मतलब कि ये कार तक को बनाती थी। छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं का इन्होंने ये जो है अपना खोला करती थी। आपको अब लास्ट में बताते थे 1900 जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था अपना, तो उसके बाद इसमें क्या हुआ ना कि इनका खाली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्होंने जो और देशों को जो अपने अंडर में करना शुरू किया, तो इनके जो है संसाधन स्रोत बढ़ते गए। संसाधन स्रोत बढ़ते गए का मतलब कि इन्हें जो है ऊर्जा संसाधन मिलने लगा, और फिर खनिज, मतलब कि खनिज तेल मिलने लगा, खनिज तेल मिला और आपका ऊर्जा संसाधन मिलने लगा, लौह इस्पात की व्यवस्था हो गई और मशीनरी उद्योग बढ़ते गए। इससे हमारे सोवियत संघ का आर्थिक स्रोत और ज़्यादा बढ़ता। यही 4 मुख्य स्रोत हैं इसके: ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल संसाधन, और आपका जो है लौह इस्पात संसाधन, और लास्ट में बात करें तो मशीनरी उद्योग संसाधन। ये चारों जो है इसके सोवियत संघ के महत्वपूर्ण, जो कि सुई की नोक से लेकर कार तक को बना दिया था। तो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यही तक का आप समझिए। और यह पहला ऐसा देश था जहां पर राइट ऑफ वर्क कहा जाए या राइट टू वर्क कहें, काम का अधिकार हर सबके लिए इसने लागू किया था, बनाया था, जिसमें सबको रोज पेंशन मिलती थी, पैसे मिलते थे, सरकार स्वयं देती थी, किसी भी चीज़ की किसी को दिक्कत नहीं थी। अब यदि हम बात करें इसकी राजनीतिक व्यवस्था की, तो इसकी राजनीतिक व्यवस्था में देखिए, हम आपको एक चीज़ समझा दें कि जब ये इसमें कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी थी। 1917 की क्रांति के बाद से एक पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें तानाशाह का समापन हुआ। मतलब कि तानाशाह एक तरह से था लेकिन उतना नहीं था। नौकरशाही आ गई और फिर अफसरशाही इसी में आई। मीडिया वालों पे भी जो है, खाली मीडिया में जो था कि वहाँ ये जो समाचार पत्र थे, रेडियो संसाधन थे, इन सब पे सरकार जो है, सरकार के ही खाली एक पार्टी थी, तो वो सरकार का नियंत्रण हो गया था। इस राजनीति में देखा जाए तो इसलिए इसका नियंत्रण हुआ ये, और इस तरह से ये काम करता गया। तो अगर हम आप इतना ही अभी जानिए, बाकी इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, जब बताएंगे सोवियत संघ का विघटन, क्योंकि इसका मेन कनेक्शन उसी से है, जिसमें आपको स्टालिन के बारे में बताया जाएगा, निकिता क्रुश्चेव जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे उनके बारे में आपको बताएंगे, और इसमें और भी 1-2 नेता हैं उनके बारे में आपको बताया जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।